चुनावी दांवपेच कोई नई बात नहीं है। भारत के आज़ाद होने से लेकर अब तक यह चला आ रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की होड़ तब से चली आ रही है। यह वर्तमान में कोई नई बात नहीं है। हम इतिहास में भी झांके तो भी यही पाते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालसा सबके साथ चली आ रही है। हम सब ये जानते हैं कि किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। इस बात की पुष्टि के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। आज़ादी के समय अधिकतर वरिष्ठ नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुनने के पक्ष में थे, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू का रवैया देखकर महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लिखित चिट्ठी दिया, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम प्रधानमंत्री के नाम से वापस ले लेते हैं और इस तरह प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। ये तो थी इतिहास की बातें, किंतु आज हम इस वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी महिला की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज़ाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चर्चा करने वाले हैं और हम यह जानने वाले हैं कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से कैसे बाहर हुई। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि आप ऐसे वीडियो को हमेशा सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। इतिहास की सच्चाई के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्यों हुई थी इंदिरा कांग्रेस से बाहर। बात उस लोकसभा चुनाव की है जब कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। देश में पहली बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हुए थे और देश को नारा मिला था, इंदिरा हटाओ। वर्तमान के सवालों के जवाब अक्सर हमें अतीत से मिलते हैं, बस देर है तो वहाँ पे अतीत में जाने की। 27 मई 1964 का दिन वो दिन था जब भारतीय राजनीति का सूर्य अस्त हो गया। इस दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हार्ट अटैक आ गया था और उनका निधन हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। लगभग 2 वर्ष प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 1966 में शास्त्री जी की भी मौत हो गई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के 2 उत्तराधिकारी सामने आए, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे और मंत्रिमंडल में भी वे मंत्री के पद पर काम कर चुके थे। वहीं इंदिरा गांधी राजनीति में बिल्कुल नई थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी सूचना मंत्रालय संभाल रही थी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। पर सिंडिकेट का जादू चला और भारतीय राजनीति को अपना सबसे चमकता हुआ सितारा मिला। इंदिरा गांधी पार्टी के 2/3 अर्थात 2/3 बहुमतों से जीत गई और इसी के साथ इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बन गई। कहा जाता है कि सिंडिकेट का प्रमुख नेता के कामराज का इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के पीछे एक बड़ी भूमिका थी। सिंडिकेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल इंदिरा पीएम तो बन गई, लेकिन उनके आगे का मार्ग नुकीले कांटों से भरी हुई थी। अब हम देश, काल और परिस्थिति पर गौर करेंगे। इंदिरा गांधी कुछ समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय तो थीं, लेकिन उन पर अपने पिताजी का परछाई भी छाप लगी हुई थी। ऐसा लोग मानते थे कि उनको जो कुछ भी मिला वो उनके पिताजी के दम पर ही मिला था। इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट मंत्री के पद पर भी उन्होंने बहुत कम समय तक काम किया था। कहने का मतलब यह है कि उस समय इंदिरा गांधी को एक अनुभवहीन नई नवेली राजनेत्री माना जा रहा था। इसलिए दबी दबी आवाज़ में यह भी माना जाता था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शायद यह सोचकर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया ताकि अनुभवहीन नई नवेली प्रधानमंत्री
प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों के डायरेक्शन के लिए इन्हें वरिष्ठ नेताओं पर निर्भर रहेगी। प्रधानमंत्री बनने एक वर्ष के भीतर ही इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में पार्टी को लीड करना था, लेकिन चुनौती सिर्फ लोकसभा चुनाव में पार्टी को लीड करने की नहीं थी। इस समय देश के सिचुएशन की भी कुछ ठीक ठाक नहीं थे। देश में गंभीर आर्थिक संकट था, मानसून असफल हो चुका था, व्यापक क्षेत्रों में सूखा फैला हुआ था, खेती के पैदावार में गिरावट थी, खाद्य संकट में था, विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त कमी हो गई थी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट भी देखी गई थी। भारत चीन पाकिस्तान के युद्ध के खतरों से घिरा था। इसके कारण भारत के सैन्य खर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। इन सारी बातों से देश की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई थी। तब 1966 में इंदिरा गांधी सरकार के फैसलों में से एक था रुपये का अवमूल्यन। उस समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 5 रुपये थी, जो अवमूल्यन करने के बाद बढ़कर 7 रुपये हो गई। इन सारे फैक्टर्स के कारण इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ गईं। अब एक तरफ देश की मौजूदा स्थिति को सुधारना या तो दूसरी तरफ पार्टी पर अपने कंट्रोल को बढ़ाना था और अपनी लीडरशिप की भी दिखाना था। सचमुच इंदिरा गांधी को कांटों से भरा सिंहासन मिला था, लेकिन अभी भी इंदिरा गांधी को एक झटका लगना बाकी था, क्योंकि आने वाला साल 1967 का लोकसभा चुनाव था। भारत के राजनीतिक इतिहास में 1967 को एक मील का पत्थर माना जाता है। 1952 के बाद से ही देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था, लेकिन 1967 के चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बिना वोटर का सामना कर रही थी। पंडित नेहरू एक करिश्माई व्यक्तित्व के आदमी थे और सिर्फ इनके नाम के कारण ही पूरी कांग्रेस पार्टी जीत जाया करती थी। अब देश के इस चुनाव को समझते हैं। हमने पहले ही चर्चा की थी कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, महंगाई बढ़ी हुई थी, अनाज की कमी थी, बेरोजगारी जबरदस्त थी। देश के दयनीय आर्थिक स्थिति को देखकर लोग सड़कों पर उतर आए थे और देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने इसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या माना। सरकार जनता की बहाली नहीं दिखी, इससे लोग नाराजगी बढ़ गई और सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इसी के साथ साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने भी संघर्ष छेड़ दिया। कुल मिलाकर सरकार की नीतियों के चलते कई विरोधी विपक्षी दल सिर उठाने लगे और अच्छी बात यह थी कि लोगों का समर्थन भी ऐसे लोगों को मिल रहा था, यानी अब पहली बार विपक्ष मजबूत हो रहा था। फिलहाल लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव से कांग्रेस को गहरा धक्का लगा। ये रिजल्ट इतने खराब थे कि चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप तक की संज्ञा दी गई। कांग्रेस जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो प्राप्त कर ली, लेकिन कांग्रेस को मिले वोट की प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी। अब तक कांग्रेस को न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। कुल 9 राज्यों से कांग्रेस की सत्ता हाथ से चली गई। उस समय आमतौर पर यह कहा जाता था कि यदि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठोगे तो यह ट्रेन पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्यों से होकर नहीं गुजरेगी। इस चुनाव की महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस के चुनाव नतीजे ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी की अगली चुनौती विपक्ष नहीं, अपनी खुद की पार्टी थी, क्योंकि अब उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। अब हम जान लेते हैं कि क्या है सिंडिकेट। चलिए पहले योजना बना लेते हैं, ये जान लेते हैं कि सिंडिकेट क्या था। कांग्रेसी नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट का नाम दिया जाता था। सिंडिकेट के लीडर मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के
कामराज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसमें देश के अन्य मजबूत नेता जैसे एस.के. पाटिल, निजलिंगप्पा, के. संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष आदि शामिल थे। इस समूह के नेताओं का पार्टी के समूह पर जबरदस्त नियंत्रण था। उस समय ये कहा जाता था कि सिंडिकेट ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सिंडिकेट। सिंडिकेट इतना ताकतवर था कि लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे। एक प्रकार से सिंडिकेट किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था। सिंडिकेट के नेताओं को यह उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया हैं, उनकी ही सलाहों पर काम करेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी थी। वे भूल गए थे कि इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की गोद ली गई बिटिया हैं। वे महात्मा गांधी के साथ तथा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थीं। इंदिरा गांधी ने अपने खास सलाहकारों में अपने पार्टी के बाहर के लोगों को रखना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने सिंडिकेट से दूरी बनाना शुरू कर दिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदिरा गांधी ने यह सही किया या गलत। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। चलिए आगे चलते हैं। अब इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौती थी। एक तो उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से पूरी तरह निकलना था और दूसरा 1967 के चुनाव में जो जमीन और लोगों का विश्वास खोया था उसे फिर से हासिल करना था। इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी और कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने एक साधारण सी कुर्सी की लड़ाई को एक गहरी विचारधारा की लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने का समय आ गया। इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजाओं और महाराजाओं की प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों को घोषणा किया। प्रिवी पर्स क्या होता है, इसका एक वीडियो मैं बना दूंगा अलग से। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। जब इंदिरा गांधी 10 सूत्री नीतियों की घोषणा कर रही थी तो उस समय मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। अब यहाँ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच केमिस्ट्री को समझना जरूरी है। दरअसल जिस समय के कामराज ने सिंडिकेट की सलाह पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की थी, तब मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री के दौर में शामिल थे। जब वो किसी भी तरह नहीं माने तो पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनाव करवाया और इंदिरा गांधी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की। 1967 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत कुंठित थे कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया। यही कारण है कि इंदिरा गांधी द्वारा किए गए क्रांतिकारी सुधारों में मोरारजी निरंतर अड़ंगा डालते रहते थे। खैर, फिर से कहानी पर वापस चलते हैं। इंदिरा गांधी के 10 सूत्री कार्यक्रम और फैसले मोरारजी देसाई को अच्छे नहीं लगते थे। इन दोनों मुद्दों पर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में गहरे मतभेद उभरे और उसके बाद मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। अब लोगों को भी पता चल गया था कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके बाद एक और घटना हुई जिससे इंदिरा गांधी का कद सिंडिकेट से भी बड़ा हो गया, अर्थात ऊंचा हो गया। क्या थी ये घटना? घटना ये थी कि तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। उस समय इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी के बीच राजनीतिक मुद्दे ठीक नहीं चल रहे थे। इसलिए इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने। ऐसे में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को प्रोत्साहित किया कि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े।
अब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी खुले तौर पर आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। तभी कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने एक व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट डालें। वहीं पर इंदिरा गांधी सबको अंतरात्मा के आवाज़ पर वोट डालने को कहा और आखिरकार राष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट बीबी गिरी को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया। सिंडिकेट इस बात को सहन नहीं कर पाया, लेकिन अब सिंडिकेट कर ही क्या सकती थी। सिंडिकेट ने वही किया जो एक किंग मेकर ही कर सकता था। ऐसे में पार्टी की बात न मानने और बगावत करने पर इंदिरा गांधी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को ही अपने ही पार्टी से बाहर कर दिया। यह दिन 12 नवंबर 1969 का था। कहा जाता था कि इंदिरा से बड़ा इंदिरा का अहम था। अब इसके बाद पार्टी का टूटना तय हो गया था। पार्टी से निष्कासित इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। फिर इंदिरा ने अपनी कांग्रेस बनाई, जिसे कांग्रेस आर कहा जाने लगा। यहाँ आर का मतलब है रिक्विजेशन। वही सिंडिकेट के अनुयायी वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ मुख्य कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। अब आगे जानेंगे कि इस असली नकली खेल के बाद इंदिरा ने क्या किया। 1971 के लोकसभा चुनाव। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी से बगावत कर चुकी थी। कांग्रेस के दो टुकड़े हो चुके थे। अब अगले लोकसभा चुनाव के लिए 14 माह का वक्त बचा था। इंदिरा को खुद को अपनी पहचान बनानी थी और देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंदिरा को पार्टी कांग्रेस आर अपने नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करना चाहती थी। ये वे सुधार थे जिसे सिंडिकेट की वजह से इंदिरा गांधी अभी तक लागू नहीं कर पाई थी। इसलिए 1971 के चुनाव एकमात्र ऐसा मौका था जिसमें इंदिरा गांधी वो सब हासिल कर सकती थी जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, और इंदिरा गांधी ये मौका हाथ से चूकना नहीं देने चाहती थी। इंदिरा गांधी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक एक करके ऐसा राजनीतिक पैंतरा चला जिससे एक झटके में सारे के सारे दुश्मन धराशायी हो गए। और यह पैंतरा था वक्त से पहले चुनाव में जाने का फैसला। वक्त से पहले चुनाव में जाने से यह तय हो गया कि अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव अब साथ साथ नहीं होंगे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं कि समय से पहले आम चुनाव करवाकर प्रधानमंत्री ने बड़ी चतुराई से अपने आप को विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। दोनों चुनाव साथ साथ होने की स्थिति में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे को जाति और धर्म की भावना प्रभावित करती है। इससे 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत नुकसान भी हुआ था। इंदिरा वो शख्स थी जो सिर्फ समस्या का समाधान नहीं करती थी बल्कि समस्या को ही जड़ से खत्म कर देती थी। इसलिए इंदिरा ने यह तय किया कि पहले लोकसभा चुनाव करवाकर वो इन दोनों ही मुद्दों को अलग अलग कर देंगी और जनता को राष्ट्रीय मुद्दों पर सीधा समर्थन मांगेगी। उधर इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया और बन गया था एक महागठबंधन। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इंदिरा गांधी बना महागठबंधन। 1971 में कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बनी कांग्रेस ओ ने जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन ने इंदिरा के खिलाफ अभियान चलाया और नारा दिया, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी तब तक राजनीति के खेल में महारत हासिल कर चुकी थी। इंदिरा गांधी इस नारे को, जो कि नारा था इंदिरा हटाओ, इस नारे को इंदिरा ने
अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। इंदिरा हटाओ के नारे के जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा, वे कहते हैं इंदिरा हटाओ और हम कहते हैं गरीबी हटाओ। अर्थात कांग्रेस वो कहती है इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा का यह नारा जनता के मन को छू गया और इस नारे के जरिए कांग्रेस ने खुद को प्रगतिशील बताया, जबकि विपक्ष को प्रक्रियावादी दावतों का गठजोड़ बताया। चुनाव में इंदिरा गांधी को टारगेट करने के कारण विपक्ष को नुकसान हो गया। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग होने की वजह से इंदिरा गांधी ने 10 हफ्ते में 58,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की। इस दौरान इंदिरा गांधी ने 300 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया। करीब 2 करोड़ लोगों ने उनका भाषण सुना। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में इंदिरा गांधी का भाषण लोकप्रियता के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर था। अब हम चर्चा करेंगे 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद इंदिरा गांधी के चेहरे पर मुस्कान थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, उसे 352 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली सीपीएम को मात्र 25 सीटें मिली थीं। इस प्रकार इंदिरा गांधी एक छोटी सी जो गूंगी गुड़िया कही जाती थी, वे एक चमकते सितारों के रूप में भारत को उभरती हुई सितारा प्राप्त हुई। तो हमने आज की इस वीडियो में यह जाना कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से बाहर कैसे हुई और कांग्रेस 2 भागों में कैसे टूटा। धन्यवाद।